बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम जो भी हमारे पेज पे लोग मौजूद हैं, तकरीबन कोई 25-26 लाख फॉलोअर्स हैं जो पाकिस्तानी हैं और हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं, और उन्हीं की मदद से हम जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त इंसानियत की भलाई के लिए उन तमाम शोबों में काम कर रहे हैं। और इस वक्त जो जेडीसी का प्रोजेक्ट हम लेके उतरे हैं, जिसकी हमने भी कल तस्वीरें भी डाल दी हैं, लियाकताबाद डायलिसिस सेंटर, गुलशन इकबाल, सरजानी टाउन, समनाबाद, वो तमाम चीज़ें जो है वो अब लोगों की नॉलेज में आ रही हैं, किस तरह से सारा काम हो रहा है। और डायलिसिस जो एक बहुत मुश्किल काम है, अगर खुदा ना खास्ता किसी को हो जाए तो मरते दम तक वो मशीन के सहारे ही जिंदा रहता है। तो उसके लिए जो माफियात सरगर्म अमल थी कि कहीं डायलिसिस का एक दिन का 9,000 लिया जा रहा है, कहीं 15,000, कहीं 25,000, अब जो हफ्ते में जिसके 3 डायलिसिस हैं वो कहाँ से देगा एक हफ्ते के 75,000 रुपए। और फिर हमने फैसला किया कि हर इलाके में डायलिसिस सेंटर खोलना पड़ेगा ताकि उस इलाके के 600 मरीजों का मसला हल हो। और उसी सिलसिले में हम बातचीत कर रहे हैं लोगों से। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के बहुत ही माया नाज, बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता अदाकार भी हैं, मॉडल भी हैं, नवेद रज़ा साहब, उनसे हमने टाइम मांगा और आपने दिया। तो सबसे पहले तो मैं अपने इदारे की जानिब से, जेडीसी फाउंडेशन की जानिब से, कराची वालों की जानिब से, पाकिस्तान वालों की जानिब से नवेद साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमें टाइम दिया और आपको थोड़ी सी जहमत बर्दाश्त करनी पड़ी 10-15 मिनट की, नहीं क्योंकि नहीं, इंटरनेट बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ज़हमत की है। बात नहीं है। बिल्कुल कोई ज़हमत की बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम आपको और सब सुनने वालों को। और जिस तरह से आपने अभी ये ज़िक्र किया, तो मेरे अभी रिसेंटली मेरे एक जानने वाले ने डायलिसिस के लिए मुझसे कहा कि भई मेरे भाई आ रहे हैं बाहर से, तो मुझे डायलिसिस करवाना है, तो आप कुछ अरेंज कर दें। तो जब बड़े-बड़े नामी-गिरामी हॉस्पिटल्स में क अपने रिसोर्सेज़ यूज़ करते हुए मालूम किया जी स्लॉट चाहिए, इस तरह से डायलिसिस कराना है। तो अभी मैं रिसेंटली इस चीज़ से गुज़रा हूँ और मैंने देखा कि भाई ये तो धंधा है। ये धंधा है और इसमें आपकी जिस तरह से खाल उतारी जाती है। ज़ाहिर-सी बात है आप करने वाले कितने 10% 5% लोग होते हैं जो पैसे से कर सकते हैं, लेकिन वही आपकी वाली बात है जो रेगुलर जिन्हें करवाना है। सर कितनी भी ताकत हो आपके पास, कितने भी पैसे हो आपके पास, अगर जिसे रेगुलर कराना है और इस हिसाब से बिल बनता रहेगा, तो एक टाइम पे आके आपकी चीख निकल ही जाएगी। तो जो आप लोगों का ये इनिशिएटिव है, ये बहुत ही क्या कहते हैं, ये जैसे कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा कदम है और ये इस तरफ कोई सोच ही नहीं रहा था, इस तरफ किसी ने सोचा ही नहीं था। ये समझ लें आपको अल्लाह की तरफ से एक मसीहा बनाया गया है इसलिए क्योंकि लोगों की तकलीफ जो इसमें होती है फाइनेंशियली और फिज़िकली उसको सॉल्व करना किसी ने इस तरह सोचा ही नहीं था। कैंसर के लिए चीज़ें हो रही हैं, नवीद एड्स के भाई लिए चीज़ें नवीद हो रही भाई हैं। नवीद भाई मैं एक छोटी सी मिसाल सिर्फ आपको दे रहा हूँ। जो मेरे जैसे लेवल के लोग हैं कराची में, जो मिडिल क्लास कहलाते हैं, जिनके पास शायद घर में एक कार भी होती है, एक मोटरसाइकिल भी होती है, अगर अपने पास नहीं तो बड़े भाई के पास होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो इससे अब मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। बिलफर्ज हम अपनी बहन, भाई, वालदा किसी को लेकर जा रहे हैं डायलिसिस कराने, तो सबसे पहले अगर हफ्ते में 3 डायलिसिस है तो कोई एक शख्स की तो नौकरी गई घर में, कि भाई राइट। अगर आप हर दूसरे दिन लेकर जा रहे हो तो वो कौन सी कंपनी है जो आपको अपने पास मुलाजिम रखेगी? वो कहेगी भाई आप बिल्कुल। आप इतवार वाले, आप पीर को नहीं आते, आप मंगल को आते हो, बुध को नहीं आते, आप जुमेरात को आते हो, जुम्मे को नहीं आते, और फिर हफ्ता इतवार छुट्टी है, तो 2 दिन के लिए तो हम नहीं रख सकते, निकाल दिया जी नौकरी हाँ, से। माशी तौर पे जी हाँ। आप गए। अब आप फ्री में डायलिसिस कराने के किसी सरकारी अस्पताल जा रहे हैं, तो आपने एक छोटी सी एम्बुलेंस में लोहे की स्ट्रेचर पे वालदा, बहन, भाई जो भी हैं वो लेटे रहेंगे। उनकी सांस फूल रही है, डायलिसिस होना है, 2 घंटे 4 घंटे वहां वेटिंग करेंगे, फिर 2 घंटे का डायलिसिस होगा या 3 घंटे का। आप यकीन जाने 5-7 घंटे का वो जो रोज आना का टाइम है हर दूसरे दिन का, उसकी तैयारी के लिए एक दिन पहले से जहनी तौर पे इंसान तैयार होता है कि कल वालदा को लेकर जाना है या बड़ी बहन को लेकर जाना है, तुम ले जाओ, मैं मसरूफ हूँ या फला। सर हमने पता है क्या सिस्टम किया है? हमने कहा हर इलाके में डायलिसिस सेंटर। अब जैसे जो लियाकताबाद का डायलिसिस सेंटर है, लियाकताबाद, डाखाना, तिनहट्टी, एफसी एरिया, मूसा कॉलोनी, यहाँ के लोग अपने मरीजों को लाएं, रजिस्ट्रेशन कराएं, और जिस दिन आपका टाइम है मरीज का, अगर आप बिजी हैं या आप नहीं ला सकते तो आप हमें फोन करें, हमारी एम्बुलेंस आपके मरीज को घर से फ्री में उठाएगी, मशीन पे लिटाएगी। 2 घंटे का वाह, नहीं, वाह! बहुत 4 अच्छा, बहुत घंटे का डायलिसिस होगा। और 4 घंटे के डायलिसिस के दरमियान जो भी खर्चा होगा वो सब इदारा बर्दाश्त करेगा, आपकी बहुत जेब अच्छा। में एक लाने की जरूरत नहीं है। डायलिसिस कराएं, घर चले जाए। जिनको यकीन नहीं आ रहा, लियाकताबाद मेन रोड पे जैसे 10 नंबर के ब्रिज से उतरेंगे, डाखाने के ब्रिज पे चढ़ रहे होंगे, उससे पहले ही आपको लिखा हुआ उल्टा पे बड़ा बड़ा नजर आ जाएगा कि यहाँ गुर्दे के मरीजों का मुफ्त डायलिसिस किया जाता है। और सेंटर का नाम क्या है पता है आपको? लियाकताबाद फ्री डायलिसिस सेंटर। बहुत समनाबाद अच्छी वाले बात है, सेंटर का बहुत नाम अच्छी क्या है? समनाबाद फ्री डायलिसिस सेंटर। सरजानी टाउन फ्री डायलिसिस सेंटर। गुलशन इकबाल में फिरोजा फातिमा ने पूरा बंगला ही डोनेट कर दिया, 12-14 करोड़ रुपए मालियत का बंगला है, तो हमने उन मरूमा के नाम से फिरोजा गुलशन फातिमा, इकबाल में किधर खोला है आपने? बिल्कुल डिस्को बेकरी के सामने रोड पे, मेन अरे रोड पे। बहुत बड़ी प्राइम और जबरदस्त लोकेशन है वो तो। सर हम तो, आप यकीन करें, सरजानी अभी हम लियारी में सुई सदरन गैस कंपनी ने हमें मशीनों के पैसे दिए हैं, वहां खोल रहे हैं। उसके अलावा हम सोल्जर बाजार में, रिजवान साहब हैं अमेरिका में, उन्होंने दिया, हम सोल्जर बाजार में जगह देख रहे हैं। कल से परसों में
वो जगह फाइनल हो जाएगी। हमारी अभी DC ईस्ट से बात हुई है, हम उनसे जगह हमने अपील की कि कोई भी बंद डिस्पेंसरी पड़ी हो, हमें सिर्फ 2 कमरे चाहिए भाई। हम एक VIP किस्म का वहां पर डायलिसिस सेंटर जिस तरह हम हर जगह बना रहे हैं, उसमें टाइल्स, मार्बल, हर चीज लगी हुई होगी, और उसके अंदर जो मरीज आएगा फ्री उसका वहां पर डायलिसिस होगा। और सबसे अच्छी बात यह सर कि हमारे पास तो आप यकीन करें, हमारे पास अंदरूनी सिंध से भी लोग राब्ता कर रहे हैं हमारे डायलिसिस तो सेंटर फिर भाई में। मुझे एक चीज बताएं, देखें एक 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 तो ये सिलसिला है कि आप लोगों ने इस तरह से इसका पूरा एक स्टेशन बना दिए, लोग आ सकते हैं डायलिसिस करा सकते हैं। तो क्या जो जैसे अब जिसकी जो जरूरत है उस इलाके में, तो वो उस इलाके में आपसे राब्ता कर लिया जी, आपने उसको स्लॉट दे दिया, लेकिन अगर जब आपके पास उस इलाके में तादाद बढ़ जाएगी या लोग बढ़ जाएंगे तो उसका बैकअप प्लान क्या है? देखिए, हम तो बैकअप प्लान ये कर रहे हैं कि इस वक्त जो कराची में सूरत हाल है, देखें आप, मैं कहता हूं आप किसी भी इलाके का नाम लें जिनका पानी आता है, हम उसके घर चलते हैं, उसके नलके से पानी लेंगे गिलास में और 1 दिन के लिए रख देंगे उसको ढांक के। सर पानी की अगले बात मेरे सामने नहीं करें प्लीज, मैं DHA में रहता हूँ। सर हम तो फेडरल एरिया में रहते हैं, ब्लॉक 20 में, हमारे घर में हफ्ते में 7 दिन में 1 दिन पानी आता है। हमारे यहाँ तो तो वो भी नहीं आता, हमारे यहाँ तो वो हमारे भी नहीं हमारे नल में आता। हवा भी नहीं आती। लोग कहते हैं कि नलके में हवा आती है, हमारे नलके में हवा भी नहीं आती। तो गैस भी नहीं आती है सर, आपको पता है, पानी भी नहीं आ रहा है। कल रात में भाई लोडशेडिंग चल रही मैंने तो रिसेंटली ये भी सुना है कि लोगों ने अपने वॉल्स जो DHA की बात बता रहा हूँ, DHA में लोगों का मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने अपने वॉल को बंद करवाना शुरू कर दिया है कि कोई मशीन ऐसी आ गई जो पानी सक भी कर लेती है आपके हाँ, टैंक में उसको से। डंकी पंप बोलते हैं। आ नहीं गई, ये पुरानी मशीन है, गरीबों से पूछें, गरीबों के मोहल्ले में लगी हुई है। क्योंकि टैंक के अंदर गटर का पानी आ जाता है। हर गली में टैंक, गंदी गली में गटर लीक है, तो हर एक के टैंक के अंदर गटर का पानी आता है। लोग क्या करते हैं, डंकी पंप लगा लेते हैं। तो जिसके टैंक में पानी भरा होता है खुश हो रहा होता है कि मैंने अपना टैंक पूरी रात जाके भरा, जब सुबह उठता है पूरा टैंक खाली होता है, बराबर वाला डंकी पंप से खींच चुका होता है पानी। तो लेकिन ये सब चीजें तो ऐसे ही है। अब मैटर ये है कि देखें, हमें सालाना 3,60,000 लोगों को फ्री डायलिसिस की सर्विसेज देनी है। उसके लिए हर इलाके में, देखिए अगर मैंने लियाकताबाद में हमने डायलिसिस सेंटर बना दिया, लियाकताबाद के 600 मरीजों का मसला वहीं हल हो गया। समनाबाद में बना दिया, ब्लॉक 19, 20, 21, 22 के मरीजों का मसला वहीं हल हो गया। इन तमाम हम्म। चीजों को DC सेंट्रल ताहा सलीम साहब, जो पहले DG बागात थे, कमाल जी हाँ। सपोर्ट कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए पेश हैं। अभी DC ईस्ट भी हैं इस वक्त, कराची के 2 एरियो का, ईस्ट और सेंट्रल के, अकेले वो शख्स DC है। मतलब क्या कमाल खुदा ने उनको सलाहियतें दी होंगी। तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे जिसके अंदर भी इंसानियत का दर्द है? आप यकीन करेंगे, इतना हसास टॉपिक है। आप 12 मशीनें लें डायलिसिस की और शहर में डायलिसिस सेंटर खोल के बैठ जाए कमाने के लिए, आप यकीन करें शायद आप महीने का 1.5-2 करोड़ रुपए कमा लेंगे। तो अच्छा, अब एक डायलिसिस मशीन कितने की आती है? जैसे अगर कोई डोनेट करना चाहे या कोई हमसे कांटेक्ट करता है तो हम आप तो उनको थ्रू कर देंगे, लेकिन उसका क्या सूरत हाल होती है? देखिए, एवरेज देखा जाए तो कहीं 16.5 लाख की भी है, कहीं 13 लाख की भी है, कहीं 12 लाख की भी। तो एवरेज देखा जाए तो 14 लाख की पड़ती है। हम्म। और उसके साथ हम बना रहे हैं 5 मशीनें हर सेंटर में लगा रहे हैं। उसके साथ 5 बेड आएंगे जिसपे 4 घंटे उस मरीज ने लेटे रहना है। हर मरीज के सिरहाने उसका अलग टीवी लगा दिया कि भाई आप उस पे नाच सुनिए, हम सुने, आप उसके ऊपर खबरें देख सकते हैं। 4 घंटे गुजारना बहुत मुश्किल चीज़ है, और आपको हर दूसरे दिन अगर आपके एक हाथ में इधर से एक खून निकल रहा हो, एक इधर से, और ये सब चीज़ें, और फिर हर पेशेंट के जिस्म में 300 लीटर पानी का जाना और फिर बाहर निकलना, वो जो फिर उसके बाद गटर में जाता है। तो बात ये है कि ये एक थका देने वाला प्रोसेस है। और जी हम हाँ। तो ये चाहते हैं, जिस तरह पढ़ी लिखी दुनिया में या दीगर ममालिक में डायलिसिस का पेशेंट ऑफिस भी जाता है, नौकरी पर भी जाता है, और डायलिसिस की औरत अपने घर के काम भी कर रही होती है। ये तो हमारे मुल्क में डरा दिया जाता है ना कि भाई और डायलिसिस पे आ गए बस, अब आपकी जिंदगी जो है वो शायद नहीं आगे, और अब आप 1 साल भी निकाल लें तो बहुत बड़ी बात है। भाई दूसरे मुल्कों में कैसे जी रहे हैं लोग डायलिसिस वाले 30-30 साल। तो भाई इसीलिए ऐसे हम ही। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे कि एड्स का मरीज जो है वो कौन सी मशीन पे लेटेगा, हेपेटाइटिस के मरीज जो है उनकी मशीनें अलग हैं, नॉर्मल मरीजों की मशीनें हम्म। अलग हैं। कोई भी मरीज जो अपना डायलिसिस कराने ये आया है वो कोई बहुत दूसरी अच्छा बीमारी पॉइंट लेकर। है, आपका ये बहुत अच्छा पॉइंट है, और यही लोगों की आगाही के लिए बेहतरीन चीज है। हमारे यहाँ जो ट्रस्ट लेवल लोगों का बनता है, जो आप लोगों पे बना है, वो बड़ी मुश्किल से लोगों ने आंख बंद करके आपको ट्रस्ट किया है ईदी के बाद, कि उन्हें लगता है कि जी यहाँ पर जो काम हो रहा है ना वो सही से होगा। आपने इतनी अच्छी बात की है कि हेपेटाइटिस के मरीज के लिए अलग है, HIV एड्स के लिए अलग है, जो दूसरे पेशेंट्स हैं उनके लिए अलग है। तो ये देखिए, जब आप चैरिटी शुरू करते हैं तो आप कहते हैं यार अभी फिलहाल चैरिटी होनी चाहिए, इफ एंड डूज एंड डोंट्स का ख्याल बाद में रखेंगे, लेकिन डूज एंड डोंट्स सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं जो आप उसका ख्याल रख नहीं रहे हैं। बात है, मैं अपनी वालदा को लेकर जाऊं डायलिसिस कराने कहीं, और उसके बाद मुझे मालूम हो उनको कोई और बीमारी लग गई, या मेरी बीवी या मेरी छोटी बहन या कोई और बच्चा जाए और कोई और बीमारी लेकर आ जाए साथ, तो हम तो अपनी बहन भाई इनको सोचते। कल को अगर हमारे घर पे खुदा ना खास्ता किसी को जरूरत पड़ती है तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये हमारे सेंटर में मत लेकर आना फला। तो हम्म। वही फला वाले भी तो यही कर सकते हैं, कोई भी। तो बात यह कि हम इस चीज को अपने जहन में रखते हैं। और जब हमने कोविड में राशन का ऐलान किया था और हम 30,000 बोरे रोजाना राशन बांट रहे थे, हमने ये फैसला उसी वक्त किया कि अगर पाकिस्तानी हम पे भरोसा इस लेवल पे कर रहे हैं कि आज हम एशिया की सबसे बड़ी ड्राइव कर रहे हैं राशन की, शायद पूरी दुनिया की कह सकते हैं,
इतना जी हाँ, इस तरह से बिल्कुल। राशन डेली के जिसको भी चाहिए और जितना चाहिए सिर्फ पेपर पे लिखो, लेटर हेड पर, ट्रक कंटेनर ट्रॉलर जो है साथ ले आओ, भर देंगे। तो जब कोविड में पाकिस्तानी तो आपने जॉब्स भी दी है ना, आपने लोगों को, राइडर्स को जॉब दी है। तो हमने, कोविड के टाइम पे राशन बांटना एज वेल एज लोगों के लिए नौकरी फराहम करना, ये बड़ी बात थी। नवीद भाई, एक एक रात का प्राइवेट अस्पताल कोविड के मरीजों का 1,40,50,70,70 हजार ले रहे थे। तो अगर 14 दिन अपने पास रख रहे थे, 22 से 24 लाख ले रहे थे। हमने ऐलान किया कि हमें कोई जगह दे दो, हम 6 दिन के अंदर फ्री अस्पताल बना देंगे। आप यकीन करें, लोग अपने वालदेन बहन भाइयों को जब अस्पताल से डिस्चार्ज करा के ले जाते थे, हमारे हाथ पांव चूम रहे होते थे कि हम कहां लेकर जाते। हमारे पास तो 25 लाख नहीं थे, हमारी तो टोटल आमदनी 30,000 रुपए महीना है। हमारा बाप मर जाता, हमारा भाई मर जाता। तो बात ये, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, हमने हफ्तों में फ्री अस्पताल बना दिया। उसके अलावा एक्सपो सेंटर में आज की डेट में भी 2 साल से नाश्ता खाना, रात का खाना 1200 लोगों का, यानी 3600 लोगों का खाना 2 साल से पूरा हम देख रहे थे। अभी तो पेशेंट बहुत कम हो गए। सक्खर वाला जो कैंप था वो फिर हमने खुल के काम किया। हमने कभी किसी गरीब से नहीं पूछा कि भाई तुम्हारी जबान क्या है, हमने नहीं पूछा कि तुम्हारा मजहब मसलक क्या है। हाँ, तुम्हारा बाप मर गया भाई तो तुम यतीम हो, तुम्हारा शौहर मर गया है और तुम्हारे बच्चे भूखे हैं तो तुम बेवा हो, तुम्हारे बच्चे यतीम और मिस्कीन है। हमारी ये लाइन है। हमने किसी मरीज से नहीं पूछा, हमने किसी बिस्तर के ऊपर नहीं लिखा कि ये फलानी जबान बोलने वाले का बिस्तर है, डायलिसिस में ये फलाने मजहब, ये फलाने मसलक। आप बीमार हैं, हम आपकी खिदमत करेंगे, हमारा डोनर हम पे भरोसा कर रहा है, हम खुदा की जात पे भरोसा करते हुए आपका इलाज करवा रहे हैं। आप आइए, अपना इलाज कराएं। और और जो देखिए ना, लोग आपके डोनर पे आप पे भरोसा किया है, तो आज आप इतना आप निकल के सोच रहे हैं। आपने डायलिसिस के लिए सोचा, कल को इंशाल्लाह आपको कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएंगे, कल को इंशाल्लाह आप बहुत सारी फैसिलिटीज लोगों के लिए और लेकर आएंगे। ये सिर्फ इस वजह से बिकॉज आप क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब आप क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे तो क्वांटिटी भी होगी ना, तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास क्वालिटी होगी देने के लिए। नवीद भाई, आपको मैं चाहूंगा जब भी आपको टाइम मिले, आप लियाकताबाद वाला डायलिसिस सेंटर विजिट सर हम करें। साथ आपको चलेंगे बिल्कुल इस कमिंग वीक में, बल्कि मैं आपके साथ चलना चाहूंगा। आप लियाकताबाद वाले चलना चाहे वहां चलते हैं, गुलशन वाले चलना चाहे वहां मैं दोनों चलते हैं, दिखाता हूँ और आपको, मैं जिस आपको तरह से आप सरजानी ड्राइव का, मैं करना आपको चाहेंगे वहां समनाबाद चलेंगे। का सब दिखाता हूँ। आप दंग रह जाएंगे सर, लियाकताबाद में फ्रजीनियस कंपनी की मशीनें लगी हुई हैं। वो जी कंपनी जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। जी हाँ, हमने जी हाँ। आरओ प्लांट लगाया, हमारे पास हमें हमें तसल्ली नहीं हुई। आप यकीन करें, हजारों डॉलर का आरओ प्लांट हमने हटा दिया और सबसे महंगा इंपोर्टेड आरओ प्लांट लगाया, क्योंकि हम किसी की जिंदगी पे 1% भी क्यों कॉम्प्रोमाइज करें। हमें देखिए तो जवाब दे देंगे आपकी भाई। वाली मिसाल है क्या, आपकी वाली मिसाल है क्या, आप अपने बेटा माँ बाप को लेके उधर जा सकेंगे? अगर आप जा सकेंगे तो वो जगह सेफ है, दैट्स इट, खत्म हो गई बात। सर हमने, आप यकीन करें, हमने मार्केट के वो डॉक्टर, बड़े बड़े अस्पतालों के जिनकी सैलरीज लाखों में, हमने एक एक सेंटर में वो डॉक्टर अपने पास अपॉइंट कर रहे हैं। और ताकि वो जो भी मरीज आ रहा है वो तसल्ली बख्श उसका इलाज हो सके, वो अपना डायलिसिस कराए सुकून से। देखें, मुश्किल है आज के दौर में। मैं समझता हूँ अगर मेरे एक आम आदमी जिसकी तनख्वाह शायद 50,000 60,000 या 1 लाख रुपए, और उसकी फैमिली में किसी को डायलिसिस हो जाए और वो प्राइवेट अस्पतालों के हाथ चढ़ जाए, तो वो शायद दूसरे तीसरे चौथे महीने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ देगा कि अम्मी, मैं आपका जफर भाई इलाज मैं आपको बहुत हो छोटी सी गया। एग्जांपल देता हूँ, मेरे फादर जो है वो सीओपीडी पेशेंट है, तो उनके लंग्स बड़े मुश्किल से काम करते हैं। अभी पिछले दिन उनको हॉस्पिटल ले जाना हुआ, तो कोविड की वजह से मशीनों की प्राइस 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। तो एक बायपैप आता है जो आपके लंग्स को ऑक्सीजन देके कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, आपको तो बेहतर पता होगा। जहां वो चीज 50-50 हजार की मिलती थी, कोविड की शुक्रिया कि वो 6-6 लाख रुपए पे मशीन पहुंची हुई है। तो आप, एक आदमी जो नहीं कर सकता, वो तो खड़े होकर सिर्फ मशीन को देखता रहेगा दुकान पे और अपने माँ बाप के मरने का नहीं इंतजार करेगा। नहीं 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 नहीं, वो माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। पापा, हम आपको नहीं बचा पा रहे। अगर हम आपको बचाने जाएंगे तो मेरी नस्लें मखरूज हो जाएंगी 30-40 लाख की, शायद मैं और मेरे बच्चे भी कर्जा ना उतार पाए। तो फिर आप अल्लाह मियां से शिकायत कर लिएगा, वो यही कह के देखिए माफी सबसे मांगेंगे ना। पहले क्या होता है जफर भाई, सबसे पहले आपकी गाड़ी बिकती है, उसके बाद आपका घर बिकता है, आपकी किसी की मैं जान आपको बचाने के बताता लिए। हूँ मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या बिकता है नवेद भाई। सबसे पहले बिकती है बीवी की अंगूठियां, फिर बिकती है बीवी की चेन, फिर बिकती है बेटी के रखे हुए जहेज का सामान, फिर बिकते हैं घर के बर्तन। सर गाड़ी वाड़ी वाले तो
ताहा। जी नवेद भाई, हेलो। जी सर, सॉरी सॉरी। नेट जी की सॉरी। प्रॉब्लम हो गई थी। जी सॉरी। सर, तो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी नवेद भाई। तो तो मैं आप आपको यही यही बात बता बता रहे रहा हूँ कि चीजें तो सारी बिक जाती हैं लोगों की। हेलो। जी जफर भाई। जी जी नवेद भाई, आपकी आवाज कट गई थी। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये तो गाड़ी जी, वाला तो आपकी बहुत आवाज दूर की बात है, लोगों के। कट गई थी। अब आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है आपको? हेलो। 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 जी जी सर, आपकी आवाज आ रही थी, कट गई, अब आ रही है। जी जी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो बस नवेद भाई, यही आप जो है ना तजुर्बा, ही तो हम तो रोजाना बैठे हुए इदारे में सुबह से शाम तक केसेस आ रहे हैं और देख रहे हैं। किसी की फीस का मसला है, किसी के इलाज का मसला है, किसी के कोई आंत फट गई है, अभी फौरन इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में ले गए, अब अस्पताल वाला 20 लाख मांग रहा है, 15 लाख मांग रहा है, मजबूरी में ले गए थे। हम तो रोजाना रोड से गुजरते थे, हम तो समझते थे ये अस्पताल मसीहा होगा, और कैसे कैसे जाल डाले में लोगों को फंसाने के लिए, और जो फंस गया अब आप लाइए जी, घर के डॉक्यूमेंट्स भी लाइए, प्लॉट भी जमा करा दीजिए लाके, रिकवरी टीमें हैं। मैं एक प्राइवेट अस्पताल में गया, एक आदमी बेचारा परेशान था, तो मैंने कहा मैं खुद पहुंचा देता हूँ, पैसे मसला नहीं है। मैं वहां चेक लेकर गया इदारे का, तो आप ये देखिए कि वो अस्पताल कह रहा है हम तो चेक लेते ही नहीं है। तो क्या आपका ऑडिट वॉडिट नहीं होता? आप चेक क्यों नहीं ले रहे कैश। भाई? सर कैश। कैश चाहिए, कैश। कल को ये सर मरीज रात में कैश पे चला इसलिए सकता है। काम होता। आप मुझे एक बात बताएं, इस शहर का बड़े से बड़ा डॉक्टर जो अपनी ओपीडीज करता है, वो कैश पे क्यों काम करता है? ये सवाल है, ये जनरल सवाल है, पूछे इनसे क्यों करते हैं हो कैश पे सकता काम। है उसको भरोसा ना हो, कल को मरीज मर जाए, मेरा क्लाइंट चला जाएगा, चेक बाउंस ना करा दे फैमिली। यही हो सर सकता है कार्ड भाई। भी नहीं यूज करते, क्योंकि कार्ड, आप सर कार्ड भी नहीं यूज करते क्योंकि कैश आ रहा 100 है। पेशेंट। आप 5 लाख आप 5,000 रुपए ओपीडी का दे रहे हैं, 4 महीने पहले आपने टाइम लिया है, 100 मरीज हैं, एक दिन की ओपीडी में 5 लाख की आमदनी है। बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनी के मैनेजर, जनरल मैनेजर, जीएम बाहर लाइन लगा के खड़े हैं। सर आपको और आपकी फैमिली को अमेरिका का टिकट है, ये बना दें, वाली दवाइयां लिखा करें। सर आपको और आपकी फैमिली को थाईलैंड का ट्रिप है। सर हमने सोचा है आप 100 या 200 ही लिख दें, तो आपके लिए करोला गाड़ी सोची भी हमने। तो भाई बात ये है, यहाँ तो सिस्टम ही, डॉक्टर साहब लिखते भी उसी लेबोरेटरी में टेस्ट हैं जहां से डॉक्टर साहब को, ये सब नहीं हो सकता है। अच्छे भी डॉक्टर हैं, लेकिन ये कि सिस्टम बहुत अजीब है बेचारा। हमारे लोगों पे लोग तजुर्बे कर रहे हैं, हमारे जफर भाई, अच्छा अब लोग। मुझे ये बताइए, जफर भाई मुझे ये बताइए कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया है और आप अब इस तरफ रवा दवा हैं, तो ये इसको एक्सपेंशन की तरफ ले जाएंगे, सिंध में ले जाएंगे, पाकिस्तान में ले जाएंगे, ताकि लोग लोग पूछते हैं, फिर लोग सवाल करते हैं कि हमारी मदद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या सिर्फ ये कराची तक महदूद रहेगा? नहीं नहीं, हमने शिकारपुर अस्पताल जो है सिविल अस्पताल, उसके लिए हमारी जो वजीर हैं सिंध की मोहतरमा अजरा पेचो साहिबा, उनको हमने लेटर दे दिया है।
वहाँ पर कि हम वहाँ पर फ्री डायलिसिस सेंटर खोलना चाह रहे हैं, जो हम तकरीबन 80 किलोमीटर के एरिया तक एम्बुलेंस की फ्री सर्विस भी देंगे और मरीजों को ला के घर से 3, 4, 5, 6 शहरों को कवर करेंगे, उनका डायलिसिस भी वापस छोड़ेंगे भी। हम तो इसको पाकिस्तान देखें, आज जेडीसी का दस्तरखान पूरे पाकिस्तान में आपको नजर आएगा। आपको कराची के हर सरकारी अस्पताल के बाहर जेडीसी का दस्तरखान नजर आएगा। और कोई वो वाला सिस्टम नहीं है कि 100 रोटियां हैं जिनको मिल गई उनका नसीब, नहीं। 20-20 रेस्टोरेंट लगाए हुए हैं, गाड़ियां भर भर के खाना आ रहा है, पार्सल जितना चाहिए ले जाओ। चौरंगियों पे जो दस्तरखान लगाए हैं वो तंदूर है। अभी एक इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग करीमाबाद पे खाली हुई थी, वो लेके 4 तंदूर, 15 बड़े चूल्हे लगा दिए और जितना पार्सल चाहिए ले जाओ। हम तो सीधी बात कर रहे हैं भाई। एक्चुअली तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो दस्तरखान है ना, उसका नाम सफेद पोश दस्तरखान होना चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह किसी से उसमें कुछ सवाल नहीं है, उसमें किसी से कोई जवाब नहीं है। पेट भर के खाना ले जाओ, जिसके लिए चाहिए ले जाओ, जितना चाहिए ले जाओ। और सवाल जवाब जो होता है ना, वो इंसान को शर्मिंदा करता है, वो आपकी आपकी नफ्स को नवेद भाई, हमने तो निचोड़ता है। क्लियर बोला है कि देखें, लोग आते हैं, बाइक रोकते हैं, गाड़ी रोकते हैं और सीधी सीधी बात करते हैं, यार मेरे मोहल्ले में 5 फैमिली हैं, उनके लिए खाना दे दें। तो यार 15 रोटी चाहिए और 7 लोगों का सालन चाहिए। तो हमें भी ये बात पता है कि ये अपने घर के लिए लेकर जा रहे हैं, तो इसीलिए हमने मना किया हुआ है कि दस्तरखान पे जो खाना दे रहे हो थैलियों में, प्रिंटेड थैलियों में मत देना, सादी थैलियों में। तो अगर हमें बहुत कहीं से अच्छी बात, शिकायत आ बहुत जाती है, कहीं प्रिंटेड थैली यूज हो रही है, फौरन रुकवा दिया जाता है कि नहीं भाई, कोई इदारे का लोगो वोगो नहीं, इनको सादी थैली में रोटियां दो 15 और सादी थैली में 7 लोगों का सालन दो, एक आदमी 2 रोटी खाएगा, ले जाओ भाई। हमने तो हर जगह लिख दिया है, सोराब बोर्ड की दीवार दस्तरखान पे इतना बड़ा बड़ा लिख दिया कि जितना पार्सल चाहिए ले जाओ। आप इस्लामाबाद पिम्स अस्पताल चले जाएं, जितने भी अतराफ के शहरों से मरीज आ रहे हैं, वो बेचारे 300-300 रुपए की एक प्लेट दाल खरीद के खाते थे, महीने के 27,000 रुपए की 3 वक्त की सिर्फ दाल पड़ रही थी। वो अगर 27,000 होते अपने मरीज को लेकर, क्यों आते जेलुम से? तो हमने तो सर सब फ्री कर दिया है, वहां पर भी पूरा दिन और आप। अगर उसके पास इतना पैसा हो कि वो अय्याशी का खाना खा सके और अय्याशी से रह सके, तो अपने पेशेंट को वो पिम्स क्यों लेकर आएगा? जो यार पिम्स लेकर अय्याशी आए वाला हैं उस खानी तो बेचारे के नहीं है नवेद भाई, लंबे पानी की दाल 300 रुपए की। मैंने जब होटल के मालिक से बोला कि ये क्या मजाक है, तो वो कह रहा है आपको क्या प्रॉब्लम है भाई, 5 दिन के लिए आए, हम नहीं कमाए इससे। लंबे पानी की दाल 300 रुपए की। सर सोचे, आप समझिए तो आप ये। कितने ट्रॉमा में अपने घर वालों को लेकर आया है, और कितने एक अजियत से गुजर के इस वक्त वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। उसको नहीं पता कि अपने पेशेंट को किस तरह से घर लेकर जाएगा, ले जा सकेगा नहीं ले जा सकेगा, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, कितने टेस्ट कराने पड़ेंगे, कितनी अजियत से गुजरना पड़ेगा, और उसके बाद उसको पता चले कि उसके पास खाने के लिए भी फैसिलिटी अच्छी नहीं है और जो खा रहा है वो भी ठीक नहीं है। तो लानत है सर, हम लानत है। उससे बड़ी बात उससे बड़ी बात, वो उसकी बीवी एडमिट है अंदर, उसका ऑपरेशन होगा 10 दिन बाद, और अपने 2 छोटे बच्चों के साथ वो होता क्या, अस्पतालों में वेटिंग होती है, फुटपाथ पे सोता है। चलने मेरे साथ, अभी आप रात में जिना अस्पताल में दिखा देता हूँ, चिल्ड्रन वार्ड की, सिर्फ बाहर बिल्कुल सर, खुले आसमान बिल्कुल की बिल्कुल। सर्दी में मैं कम से कम बता रहा हूँ आपको, 200 फैमिली सो रही होंगी खुले आसमान के नीचे, वहीं बाथरूम का पानी भी आ रहा होगा, सब कुछ। क्या करें? उसका बच्चा एडमिट है चिल्ड्रन वार्ड में, वो लेकर आया है दादू से, वो बेचारा अपने बच्चे को लेकर आया है नौशेरो फिरोज से। तो अब बात ये कि अच्छा, फिर हम जब जाके उनको कंबल ले आप बांट रहे होते हैं, लोग उसमें लाइव वीडियो में कमेंट्स कर रहे होते हैं, आपने इतना महंगा कंबल दे दिया, आपने ये कर दिया। मतलब आप अपनी फैमिली के साथ गर्म बिस्तर में कंबल लिहाफ ओढ़ के लेटे हैं, आप फिल्म भी देख रहे होंगे, शायद कोई नेटफ्लिक्स पे आप सीरीज चल रही होगी आपकी, 1 मिनट के लिए आपने फेसबुक देखा और उसमें आपने एक नेगेटिव कमेंट्स कर दिया, यार आपसे तो लिया ही सर, नहीं ये जो कंबल। सोशल मीडिया के मुजाहिद है ना, ये सोशल मीडिया के जो मुजाहिद हैं, ये किसी के ना अच्छे में ना किसी के बुरे हैं। क्योंकि ये आपकी वाली बात है, कंबल में पैर डाल के, हाँ, कॉफी का मग हाथ में पकड़ के, पेट भरे होकर अचानक से किसी को जज भी करके कुछ भी लिख देते हैं। जो मैं आपकी बात से इसलिए रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं सिंधियट्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ काम कर चुका हूँ। तो मेरे अंडर सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल होता था, तो मैं मेरा हर हफ्ते वहां जाना होता था। तो वहां जाकर जफर भाई, सिर्फ निकलना जो है ना, वो 3 मिनट की अजियत होती, 3 घंटे की अजियत होता था कि आप उसको जहन से नहीं निकाल पाते थे कि यार मैं क्या क्या देख कर आया हूँ। लोगों को स्ट्रेचर के लिए लड़ता हुआ देख कर आया हूँ, लोगों को इमरजेंसी के बाहर रोता हुआ देख कर आया हूँ जिनके लिए जगह नहीं है, लोगों को व्हील चेयर के लिए एक दूसरे को थप्पड़ मारता हुआ देख कर आया हूँ मैं, कि व्हील चेयर पे मेरा बैठेगा, थप्पड़े मार रहे हैं एक दूसरे को, लड़ाइयां, फ्रस्ट्रेशन। उस पे अगर आपके डॉक्टर को पिटाई लग जाती है, या आपके सिस्टम को बुरा कहा जाता है, या आपको बुरा कहा जाता है, तो आप बुरा मान रहे हैं। वो किस अजियत से गुजर रहा है यार? आपका पेशेंट को, जब आप नवेद भाई, एम्बुलेंस मैं से अपने पेशेंट को उतारते हैं, तो आप उस वक्त चाहते हैं कि आपके पेशेंट पर ठीक हो जाए, और उस नवेद वक्त भाई फिर उससे आपकी आगे जंग लेके शुरू चलता होती हूँ, है। उससे आगे लेके चलता हूँ। ये तो अभी आपने इमरजेंसी के गेट तक की बात की ना, अब आ जाइए अंदर। अभी आप इमरजेंसी के अंदर यूं जाके खड़े हैं किसी भी सरकारी अस्पताल के, हर 3 से 4 मिनट में कोई ना कोई एक केस आ रहा है खुदकुशी का। इन्होंने चूहे की दवाई पी ली, इन्होंने फिनाइल पी लिया, अब इनका पेट वॉश कराया जा रहा है, अब पानी भरा जा रहा है, अब वो उल्टी कर रहे हैं, डॉक्टर इधर कर ही रहे हैं, उधर जी एक मजदूर गिर गया 4थी मंजिल से, उधर जी एक रिक्शे वाले को कोई उड़ा के चला गया, उधर जी एक
वाले को कुचल के चला गया। बात यह है कि आप अंदर खड़े होंगे, आपका दिमाग बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी पूरे शहर में सरकारी अस्पताल ही 3 है जी सिविल, अब्बासी। अच्छा, फिर ऐसे ही बाज अस्पताल तो इनमें भी ऐसे हैं कि जहां मरीज लेकर जाओ तो कहते हैं जी नहीं ले जाइए भैया, हमारे पास तो यार जी फला इतने महीनों से तनख्वाही नहीं मिली है स्टाफ की, वो आ नहीं रहे, फलाने वार्ड की ये चीज खराब पड़ी हुई है, तो अब क्या करेंगे आप? हम तो दिन रात झेल रहे हैं लोगों को। फिर जिना जाने के बाद भी आप देखें इतना लोड है जिना के ऊपर कि आप क्या तस्वुर करेंगे सर। मैं आपको ज्यादा बातें खुल के भी नहीं बोल सकता हूँ सर, क्योंकि हमें बहुत सारी जगहों पे लोगों से बहुत सारी मदद मिल रही होती है, लेकिन बस यही है, अल्लाह ताला निजाम बेहतर करे। वो बेचारे जो लोग मजबूर हैं, जिनको अच्छा किसी जफर का भाई, ये बताइए कि इन डायलिसिस सेंटर के लिए आवाम से क्या अपील की जा सकती है, जनरल ऑडियंस से क्या कहा जा सकता है, सेलिब्रिटीज हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो आप बताइए ताकि हम अपने हलके में अपने लोगों में मिलके आपका हाथ थामे और हम इसको फिर इस मिशन को हम आपके साथ मिलके आगे बढ़ाएं। नवेद भाई, सबसे पहले तो ये हो सकता है कि सर आप आके देखें कि मैं जो बातें कर रहा हूँ डन कितने परसेंट सही है डन भाई। आप देख, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल हो जाता है और आप समझते हैं कि ये कमाल काम होने जा रहा है, अब किसी की माँ बहन बेटी को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखें जो डायलिसिस मशीन से जुड़ गया उसने तो मरते दम तक उस मशीन के साथ ही रहना है, या उसका ट्रांसप्लांट सही अगर किसी जगह पे हो गया तो हो गया। तो भाई अब अगर आप समझते हैं चीज बेहतर है और 50 डायलिसिस सेंटर देखें, मैं और मेरे लड़के जो हैं हम दौड़े जा रहे हैं। हमने 1 डायलिसिस सेंटर खोला, 2 खोला, 3 खोला, 4 खोला, 5 खोला, 6। अगर हम यहाँ तक खुद पहुंच गए अकेले, और आप जैसे लोग जिनको खुदा ने इतना नाम दिया है, इतनी शनाख्त दी, हम तारिक रोड घूम रहे होते हैं तो आपकी तस्वीर लगी हुई है, हम बिल बोर्डों पे देख रहे हैं तो आप लोग हैं, टीवी पे आप आ रहे हैं, नेशनल मीडिया पे आप हैं। अगर आपके ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक से अपील की जाएगी कि भाई एक एक डायलिसिस सेंटर खुलवा दो जल्दी से अपने इलाके में, अपने नाम से खुलवा दो, अपने मरहूम के नाम से खुलवा दो, अपनी कंपनी इदारे के नाम से खुलवा दो। अच्छा, हर डायलिसिस सेंटर में 600 मरीजों को डायलिसिस होना है, एक डायलिसिस 3000 का है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 600 मरीजों के 18 लाख रुपए। तो भाई 10 डायलिसिस की जिम्मेदारी हर महीने की फलां साहब ले लें, 30,000 रुपए देने। हम उनको पूरी रिपोर्ट भेजेंगे कि ये 10 मरीज हैं, इस दिन आए थे मशीन पे लेटे, ये इनकी रिपोर्ट आई है सारी मेडिकल, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल रहे। इससे क्या होगा कि हम पाकिस्तान भर में इस प्रोजेक्ट को लेके जा सकेंगे और लोगों को इस बीमारी से, इस मुसीबत से, लेकिन हम पानी साफ नहीं कर सकते, हमारे बस में नहीं है, हुकूमत को सोचना है। हम लोगों को डिप्रेशन और टेंशन से नहीं निकाल सकते। लोग शुगर के मरीज हो रहे हैं और उसकी दवाइयां नहीं ले पाते 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार महीने की, और वो गुर्दे को इफेक्ट करती है और वो पेशेंट बन रहे हैं। आप चेक तो करें, डायलिसिस की मशीनों पे जवान लड़के लेटे हुए हैं। क्या हो गया भाई? या शुगर थी 6 साल से दवाई नहीं खा रहे थे, क्यों नहीं खा रहे थे? तो भाई हमें हर महीने खाने के पैसे कम पड़ जाते हैं, 8-8 10-10 दिन हम कैसे गुजारते हैं? महीने के 22 तारीख के बाद घर में हमारे एक वक्त का खाना पकता है, वो भी क्या क्या हालात होते हैं, दवाई कहाँ से लाऊंगा? और यकीन जानिए जिसकी तनख्वाह 30-35 हजार, उससे आप बोले कि यार वालदा की आप अपनी हार्ट की दवाई क्यों नहीं दे रहे उनको, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, तो वो बंदा ऐसे दिखेगा आपकी तरफ गुस्से से जिसकी भी इंतहा नहीं है, क्योंकि वो दिल ही दिल में कोड़ रहा है कि मेरी माँ ने इतने नाजों से मुझे पाला था, मेरी हर चीज का ख्याल रखा, मेरे बाप ने हर चीज का, आज मेरी माँ को ये बीमारियां, मैं उनकी दवाइयां नहीं दे सकता। मैंने तो कल अपनी वीडियो में बोला, मुझे कोई बताए कि वो जितने लोग प्राइवेट नौकरियां करके उसके बाद उनको निकाल दिया जाता है जब 45-50 साल की उम्र में प्राइवेट कंपनी से, उसके बाद वो बेचारा जो रिटायर बैंकर है वो सिक्योरिटी गार्ड बना बैठा हुआ एक बैंक के बाहर, 12,000 रुपए तनख्वाह पे। 12,000 में होता गया, और वो आने वाले हर शख्स में दरवाजा खोल रहा है, उसके सारे बाल सफेद हैं। तो भाई मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे चाचा अगर उस इस एज के हो तो क्या मुझे अच्छा लगेगा वो किसी के लिए दरवाजे खोले? तो भाई उनकी तो कभी आराम भी करने नहीं। की दिन है। कौन देगा उनको रोटी? किसकी जिम्मेदारी है? कौन उनके घर के खर्चात उसकी बूढ़ी बीवी के बर्दाश्त करेगा? तो मैंने कहा मैं पहले तो सिक्योरिटी कंपनी वालों से अपील करूंगा, खुदा के वास्ते इन बुजुर्गों को ना रखो। फिर मैंने कहा अगर मैंने ये अपील कर दी तो फिर उनको और जो कुछ भी उनको मिल रहा है 1000, 10,000, 20,000, वो कहां से मिलेगा? तो मैंने फिर हुकूमत से अपील की कि ये जो शहर है कराची जहां नौकरी नहीं दी जाती इसलिए पेंशन तो होगी नहीं, तो उन लोगों का बुढ़ापा क्या है? वो बूढ़ा आदमी पूरी जिंदगी नौकरी करेगा, फिर उसके बाद फिर किसी से पूछेगा यार आपके, मैं आपके उस ऑफिस के गेट पे बैठ जाऊं, जो लोग आएंगे मैं आपको आगे बता दिया करूंगा, सर ही मिलना है, बस 15,000 दे दिएगा महीने के, सुबह आऊंगा 6 बजे और रात जाऊंगा 10 बजे। मेरी एक बूढ़ी बीवी है, बस हम 2 लोग हैं, इतना कर देंगे, मैं 12,000 रुपए कमरे का किराया और 3,000 रुपए महीना गुजार लूंगा। भाई क्या हो रहा है? अनफॉर्चुनेट। आप जिस सिक्योरिटी गार्ड से चाहें जाए पूछ लें तनख्वाह क्या है तुम्हारी, आप दंग रह जाएंगे। ये कैसे महीने गुजार रहे हैं, ये कैसे अपने मामला चला रहे हैं, ये क्या खाते हैं, ये कैसे इलाज कराते हैं, ये आने का किराया कैसे देते हैं अपनी नौकरियों पे, ये दिन में क्या खाते हैं? ये तो एक बस वो पता ठेले है वाला एक साइकिल चेन चल रही है उधारी की। इससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, उससे उधार ले लिया, और उसके बाद आता है ये आपकी वाली बात है जो आजकल खुदकुशी के जो इतने केसेस आप सुनने में आपको आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, आखिर में आपका ये होता है कि आपको होता है कि बस अब तो मैं कर ही नहीं सकता ना, और अब मेरी कोई मदद करने के लिए भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बस इंसान कहता है कि यार मैं अपने आप को खत्म कर लूं ताकि इस जान छुट जाए, लेकिन वो ये नहीं सोचता
कि उसके पीछे जो उसकी फैमिली है, उसके जो लोग हैं, लेकिन वो गरीब क्या करे, वो किस तरह से अपने मसले हल करे, वो किस तरह से इस दलदल से निकले। नवेद भाई सच्चा वाकया सुना रहा हूँ, 3 दिन पहले का। एक साहब का फोन आया, उन्होंने बोला मैं फला फला इदारों को मैंने फोन किया, किसी ने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने आपके इदारे को फोन किया, मैंने बता दिया मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे नंबर ला के दिया मेरे इदारे वालों ने, मैंने उनसे बात की, उन्होंने अपना नाम बताया और बताया जी मैं एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था, वहाँ से निकाल दिया गया 8 महीने, और उन मोटरसाइकिल भी उन्होंने रख ली। और जैसे तैसे मैंने गुजारा किया, मेरी बीवी की प्रेगनेंसी थी, मेरी अपनी मोटरसाइकिल जो थी उसमें बिक गई, और ऐसे-ऐसे, और मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद की फलाँ जगह रहता हूँ, और मेरी 4 बेटियाँ, एक की उम्र 7 साल, एक की 5 साल, एक की 4 साल, एक की ऐसे करके 4 बेटियाँ हैं मेरी। और मैं पिछले 6 दिनों से एक चाय के होटल पे बर्तन धो रहा हूँ। वो मुझे 300 रुपए पर डे देता है, और ये उसका एहसान है, उसने मुझे अपने पास ही जगह दे दी। लेकिन आज मेरी 7 साल की बेटी ने बोला है कि मैं अपने फ्लैट से उतर के जाऊँगी और सामने वाले अंकल को बोलूँगी कि प्लीज़ आप मेरे बाबा से बर्तन नहीं धुलवाया करें। और वो ये बात बोल के इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मैं अपने मोहल्ले को फेस कर रहा हूँ। सब वहाँ से गुज़र रहे होते हैं, मैं बर्तन धो रहा हूँ। मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना काबिल हूँ, आप यकीन जाने मैंने कन्फर्म करवाया, सब कुछ सच था। बोला बस अब मैं थक गया हूँ। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा भाई तू ये किसके सहारे इन हालात में, इन मामलात में अपनी 4 बेटियों और बीवी को छोड़ के जाएगा, जो तू कह रहा है बातें खुदकुशी की। आप यकीन करें, वो गुस्सा कर रहा था बंदा, पढ़ा लिखा आदमी था, मैं उसको नहीं कन्विंस कर पा रहा था, वो मुझे हर बात में मुझे अपनी कन्विंस कर रहा था। बोला तुम बताओ। यकीन करें मेरी आंखों में आंसू भर गए जब मैं उससे बात कर रहा था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा अभी आओ, तो उसने मुझे अगला जुमला क्या बोला गुस्से में, कैसे आऊं, मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है। मैंने कहा आप एक 3 पहियों की गाड़ी घूम रही होगी जिसका नाम रक्षा है। मैंने उसको बहुत देर एंगेज रखा कि ताकि कोई गलत कदम ना उठा सके। मैंने उस रक्षे में बैठ के आ जाओ भाई, जो किराया होगा मैं दूंगा, और तुम्हारा मसला भी हल करूंगा, और तुम्हारी जो कैश में मदद कर सकता हूँ करूंगा। यकीन जानिए, मैं गेट पे खड़ा हुआ था ऑफिस के, एक लड़का रक्षे से उतरा, यंग ही होगा, मैं कहता हूँ 35-36 साल का होगा, लेकिन उसकी दाढ़ी के बाल सफेद सफेद थे, उसकी बड़ी सी दाढ़ी थी। वो उतरा, और उसके उतरने के अंदाज से मैंने अंदाजा लगा लिया, जिस तरह मेरी तरफ आया, मैंने कहा यही बंदा। मैंने आए बैठे चाय पी, करें मुझे चाय नहीं पीनी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मैंने कहा अरे भाई आपसे कह दिया ना आपको मसला होगा। मैंने बंदी को बोला इनको मोटरसाइकिल मंगवा के दो इसी वक्त, और मैंने कहा इनको इतनी इतनी रकम दो। मैंने कहा भाई हम तुम्हारे साथ हैं, और जो तुम्हारा गम है वही हमारा गम है, शहर के पता नहीं कितने लोगों का गम है, लेकिन इसी को तो फेस करना है भाई। उन मासूम बच्चों का क्या कसूर होगा जिनको तुम टैग देके चले जाओगे यतीम का, कोई नहीं पूछने आएगा, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। तो उनको सब कुछ समझाया। तो बात ये कि इस केसेस को झेलने के लिए जितना दिल जिगर चाहिए ना नवेद भाई, और जिसको लगे ना मैं झूठ बोल अनबिलीवेबल। रहा हूँ, पूरा आता पता मेरे पास मौजूद है, दे दूंगा, जाके कंफर्म कर लेना। तो बात ये हम तो अरे दिन सर, भर बड़ा सर देखें, भाई, मुझे तो समझ में नहीं आती कि वो लोग कौन है जो घर से बैठे हुए बात कर देते हैं कि ये झूठा है, या ये नहीं कर रहा, सर या उन्होंने इसको भूख नहीं नहीं देखी। पता। नवेद भाई आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, दुनिया के हर होटल में खाना खाया होगा, बूफे भी खाया होगा, बारबेक्यू को भी खाया होगा। एक दफा मैं आपके सामने से खाने की प्लेट छीन लूं, क्या हालत होगी आपकी। सर फिर इंसानी फितरत है, क्या गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि यार इसकी जरूरत कैसे हुई है करने की। और बिल्कुल वो ऐसे ही। आदमी जो बेचारा हर तरह का टैक्स देता हो, जिसका खानदान टैक्स देता हो, और बेरोजगार हो, और रोजाना उसके घर में फाका हो रहा हो, बच्चे भी भूखे हों, माँ बच्चों को बोले बेटा खाना बना रही हूँ, जागते रहो, बन रहा है बन रहा है बन रहा है, माँ इंतजार करे सो जाए, और भूखे बच्चे सुबह उठे तो माँ उनको बोले बेटा आज बगैर दूध की चाय पी लो, और ये लो पापे इसके साथ खा लो। बच्चे बोले अम्मी हमने तो हमेशा चाय के साथ पराठा खाया था। तो भाई ये सब हो रहा है लोगों के घरों में, कोई ना सुनना चाहता है ना कोई जुड़ना चाहता है लोगों से। मैं तो आपकी आर्टिस्ट बरादरी के कितने घर बताऊं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनके हालात सुनेंगे आप कांप जाएंगे। सर 15-15 हजार रुपए के लिए आपके वो आर्टिस्ट जो कभी टीवी में बडेरे और जागीरदार और किसी अफसर का रोल कर चुके हैं ना, उनके 15-15 हजार रुपए के फाके लाले पड़े हुए हैं, किसी के इलाज की मद में, किसी का कुछ, किसी का कुछ। किधर जाएं लोग, रास्ता बन जबकि जाएगा। हर दूसरे दिन सुनने में आता है कि ये फंड निकला आर्टिस्ट के लिए, वो फंड निकला आर्टिस्ट के लिए, इतने पैसे निकल गए आर्टिस्ट के लिए, इतना पैसा वो हो रहा है, ये हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। हम अगर छोटे छोटे मिलके अपनी कम्युनिटी को भी सपोर्ट करना शुरू कर देना, कि पूरे मुल्क का हम नहीं जिम्मेदारी लेते, हम कहते हैं यार ये 100 लोग मेरी जिम्मेदारी है, मैं इनका ख्याल रख लूं, ये 100 लोग मेरे हैं, मैं इनका ख्याल रख लूं, तो ही मसला हल हो जाए। लेकिन मसला ये है कि मैं कहता हूँ जी, अगला कहता है मेरा पेट भरा हुआ है ना, तो मेरा मसला नहीं है यार। नवेद भाई, पाकिस्तान की शोबिस की इतनी बड़ी अदाकारा जिनको सदारती अवार्ड मिला, और वो अदाकारा मेरे पास आई कि मैं क्या करूं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ना खाने को ना कुछ। हम तो सपोर्ट कर सकते, तो उनको नहीं, मैंने मुझे कोई काम दिलवा, मैं कोई मदद नहीं लेती। यकीन करें उनको एक जगह काम पे लगवाया, उस शख्स ने उनके साथ बदतमीजी की, मिसबिहेव किया, वो रोती भी मेरे पास आई कि मैं क्या करूं, मैं इतनी मशहूर हूं, मैंने जिंदगी भर ये किया,
तो बात ये है कि लोग बहुत मजबूर हैं और आपके यहाँ होना चाहिए सिस्टम। आप देखें, ये तो आप तो सोचते हैं, मैं आपको बताऊँ जो ये अभी न्यूज़ चैनल्स ने और ये टीवी मीडिया ने अपने कैमरामैन और ये वाली बरादरी निकाली है ना नौकरियों से, ये 30-35 हज़ार लोग हैं सिर्फ कराची में। जी हाँ। कोई रिक्शा चला रहा है, अगर जान पहचान वाला बंदा मिल जाता है तो उतर के चला जाता है रिक्शे से, ताकि कि वो ये ना समझे कि मैं रिक्शा चला रहा हूँ, मैं तो जी मैं तो फलाना करीम इंजीनियर चलाई था। है सर, बहुत सारे लोगों ने करीम चलाई है। सर करीम तो फिर सही है, बेचारे लोग ठेले लगा रहे हैं, पान के केबिन खोल रहे हैं, मतलब अच्छा काम है ये भी, बहुत अच्छा काम है, लेकिन लोगों के हालात कोई पूछ ही नहीं रहा। कोई हर मुझे बंदा एक ये बात कह रहा है बताएं पेट्रोल जफर भाई, रोजाना इसी बढ़ रहा तरीके है। से जफर भाई इसी तरीके से इंशाल्लाह आपका कारवां चलता रहेगा। आपको आपको इंशाल्लाह पंजतन के सदके में आप इसी तरह से आप लोगों का हाथ थाम के रखेंगे, उनके वसीले से लोगों के लिए करेंगे। क्या आगे जाके जेडीसी का कोई ओल्ड होम्स या जेडीसी के लिए कोई ओल्ड एज बेनिफिट फंड्स निकालेंगे आप? सर हमारा ओल्ड एज होम, हम दावा करते हैं इस बात का कि पाकिस्तान में शायद सबसे खूबसूरत ओल्ड एज होम हमारे हैं। और वो ओल्ड एज होम है कि जहाँ पे आप जाएंगे तो आपका दिल फौरन घबराएगा नहीं कि ये एक हॉल में 15 बेड लगे हुए हैं और एक बुजुर्ग आपको लतीफ़ा सुना रहा है, हर आने वाले को एक ही लतीफ़ा और बाकी सब हंस रहे हैं, कोई मजबूर नहीं किया जाता किसी को। हर बुजुर्ग का अपना रूम है, हर बुजुर्ग की अपनी वहाँ पर ज़िंदगी है, सिंगल रहना चाहते हैं सिंगल रहें, डबल तो डबल। पहला ओल्ड एज होम भर चुका है, परसों मैंने लाइव वीडियो डाली, एक बंदा सखी हसन पे सो रहा था, उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया था, बूढ़ा था, उनके लिए जगह बना के उनको वहाँ शिफ्ट किया। नया ओल्ड एज होम 130 बुजुर्ग रहेंगे, आखिरी मंजिल की छत डल रही है, चौथी मंजिल की लिफ्ट लगवाने के लिए मैंने अपील की है कि लिफ्ट लगवानी है, कोई एक शख्स लिफ्ट लगवा दो। हम तो वो लिविंग स्टैंडर्ड दे रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भेजता हूँ, आपका नंबर लेके आप हमारी जेडीसी के पेज पे देखें, हमारे आप ओल्ड एज मुझे होम में। सारी चीजें भेजेंगे, मैं सारी चीजें अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे लगाता रहूंगा और ये मेरा आपसे वादा है कि रेगुलर आपकी जो जो चीजें होंगी वो मैं पोस्ट करता रहूंगा, ताकि मेरे मेरे मेरी तवज्जुल से जितने लोगों तक आगाही पहुंच सके हमें वो पहुंचानी है। और दूसरा मुझे लगता है इंशाल्लाह आप आगे जाके ओल्ड एज बेनिफिट्स भी अनाउंस करेंगे और लोगों के लिए एक एक सर्टेन अमाउंट भी होनी चाहिए उनकी दवाओं के लिए, उनकी चीजों के लिए, ताकि आसानी हो जाए सर लोगों के होना लिए। चाहिए नहीं, मेरा तो सवाल है सर, आप बैठे कि मुझे कोई बता दे जो प्राइवेट नौकरी करके रिटायर होता है या निकाल दिया जाता है, क्या प्राइवेट कंपनी का सेठ उसको 1 रुपया भी देता है? तो वो जिंदा सर कैसे? इंश्योरेंस, मेडिकल भी सर, मेडिकल में भी गिनती के 2 हॉस्पिटल होते हैं जिसमें आप अपने मरीज को ले जाएंगे भी नहीं। सर कुछ भी नहीं है। आप चले ना, आप तो गए सरकारी अस्पताल में, क्या बोलूं बस। मैं बस आपका यही कहूंगा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बैठ के हमारी रुदात सुनी और आपके जरिए आपकी तस्वीर जोड़ी इसमें। नहीं, मैं और आपके ये साथ हूँ और हम लियाकताबाद के डायलिसिस सेंटर चलेंगे, गुलशन के डायलिसिस सेंटर चलेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म से जितनी आगाही इसकी कर सकते हैं लोगों के लिए करेंगे, हेल्प करेंगे। और अगर ये मेरा आपसे एक बहुत छोटा सा वादा है मेरी तरफ से, ये होगा कि हम एक छोटा सा कोई फंड रेजर आपके लिए अरेंज करते हैं और हम अच्छा। उसमें इंशाल्लाह लोकली या इंटरनेशनली लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और हम इन डायलिसिस के लिए जो कर सकेंगे साथ मिल के प्लान करेंगे और जरूर कुछ मिलके करते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत इज्जत दे और तरक्कियां दें। हम सबको और सर, इसी हम सबको। इंसानियत के लिए सोचते रहें, लोग हमारे अपने लोग हैं सर, ये सब बिल्कुल वैसे ही हैं, इनके जिस्म में भी लाल खून है, इनके भी वही रिश्ते हैं, ये किसी के चचा भी होते हैं, किसी के मामू भी होते हैं, किसी के खालू भी, किसी के बड़े भाई, किसी के बहनोई, और कोई इनका बहनोई होता है। सर असल में बेचारे मसला लोग। ये है कि हमें लगता है कि हर चीज पैसा है। होता ये है कि जिस पैसे के लिए हम भाग रहे होते हैं और जिन लोगों के लिए हम भाग रहे होते हैं वो हमारे 40वीं उम्र के बाद, 50वीं एज के बाद वो आपके साथ नहीं खड़े हुए होते। आपके साथ खड़े हुए आपके घर वाले ही होते हैं और आपके काम खड़े हुए होते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि पैसा सारी जिंदगी साथ चलना है, वो ऐसा है नहीं। तो लोगों के लिए काम जरूरी है और आप जिस तरह से चीजें कर ये रहे हैं और भाई बस डायलिसिस मैं तो सेंटर ये के लिए बोलूंगा, आप। ये आपने बात बोली ना कि घर वाले साथ होते हैं, मैं तो भाई इतना बोलूंगा, अगर घर वाले ही साथ रहें कि भाई अगर आपकी खानदान में भाइयों में बहनों में कोई गरीब हो गया तो उसको इस वजह से तकरीबात में बुलाना बंद ना करो। उसको अपनी बेटे की शादी में सगे भाई को और उसकी फैमिली को इसलिए पीछे वाली सीटों में नहीं बैठाओ उसके कपड़े अच्छे नहीं पहने, वो तुमसे म्यार में हल्के हैं। तो अगर सिर्फ अपने अपने लोग घर वालों के साथ ही रहें, देखें भाइयों में बहनों में शादियों से पहले जो मोहब्बत होती है वही अगर मरते दम तक भी रहे ना, रिश्तों के बाद भी, शादियां हो जाने के बाद भी, तो भी बड़े मसले हल हो जाएंगे सर। कि भाई अपने दो कमजोर भाइयों को संभाल ले यार, कि सही है तुम इतनी लग्जरी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारा वो कमजोर भाई जो नहीं वो चीजें देख बहुत पा रहा अच्छी उसके बात, बच्चों बहुत को। अच्छी बात, बहुत मैं तो अच्छी ये बात, बोलूँ बहुत अच्छी सर, बड़े मामला बात। सीधे हम तो देख रहे हैं ना चीजें सर, हम जब लोगों को बोलते हैं कि आप हमसे मांग रहे हो बच्चों की फीसें, आपके सगे भाई के पास 6-6 गाड़ियां, तो रोना शुरू कर देते हैं कि हमारे घर में फाके होते हैं, उनके घर में पार्टियां होती हैं, वो हम बचा हुआ खाना भी हमें नहीं देते। तो फिर क्या बोलें सर, हम तो यही अपील करेंगे, अल्लाह ताला लोगों के दिलों में मोहब्बतें कायम रखे। आमीन, वो आमीन, मोहब्बत जो आमीन। भाई बहनों के दिलों में बचपन में होती हैं, अगर भाई के चोट लग जाए दूसरा भाई परेशान हो जाता है, तो उस भाई को उस वक्त क्या हो जाता है जब इसके घर में तो लग्जरी चीजें पकड़ी होती हैं और दूसरे भाई के घर में फाका होता है और सबको पता होता है, इसकी बीवी को भी पता होता है, इसके बच्चों को भी पता होता है। तो बस अल्लाह ताला, मैं यही दुआ करूंगा मोहब्बतें पैदा करे, आपको बहुत इज्जत दे, बहुत तरक्की दे, और सर आप इसी तरह। हम सबको और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो रही है और हम आपके लियाकताबाद वाले सेंटर पे इंशाल्लाह साथ चलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।